हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक आपने जो रिफ्लेक्शन पढ़ा था वो आपने देखा कि रिफ्लेक्शन जो होता है आपके सभी मिरर्स में होता है। तो आपका जो मिरर होता है दोस्तों, उसी में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन ये जो रिफ्रैक्शन की कंडीशन होती है ये सिर्फ लेंस में होती है। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि आप जब भी किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं तो आप उसका क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन अपनी आंखों पर देखते हैं। ठीक है, आप अपनी आइज़ में उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं और आपकी आइज़ जो होती है उसमें लेंस लगा होता है और लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, यानी ये लाइट को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, इसी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन देखते हैं, लेकिन हमारी आइज़ जो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, आइज़ में हमारे लेंस लगा होता है। ठीक है, और अगर लेंस से मान लीजिए किसी की आई में प्रॉब्लम है तो वो फिर आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल लेंस यानी चश्मा वगैरह लग जाता है सबको। तो इस तरह से वो लेंस का फंक्शन हमारी आंखों पर होता है। तो आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमें लेंस के बारे में जानना है, क्योंकि जो भी रिफ्रैक्शन होता है वो सिर्फ लेंसेज में ही होता है। तो रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है, एक बार आप रिफ्लेक्शन को समझिए फिर रिफ्रैक्शन समझ में आएगा। आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसका मतलब था कि लाइट जब कोई लाइट किसी प्लेन मिरर पे या किसी भी मिरर पर फॉल करती है तो वो क्या करती है कि दूसरे डायरेक्शन पे बेंड हो जाती है, यानी आई है लाइट रेज और बेंड हो गई। बट यहाँ पर लाइट का कोई भी मीडियम चेंज नहीं होता है, यानी अगर लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है तो एयर में ही रहती है, और अगर आपकी लाइट किसी वाटर में ट्रेवल करी, वाटर में ही रहेगी। फिर वो अगर ग्लास में है तो ग्लास में ही है। जब लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जैसा कि आज आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब कोई लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो लाइट की जो रेज होती है वो बेंड हो जाती है। अब वो किधर बेंड होगी, वो आगे की ओर बेंड होगी या नीचे की ओर, ये हम अभी इस चीज़ में डिस्कशन करेंगे कि वो मीडियम कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मीडियम समझ लीजिए। मीडियम यहाँ पर क्या होगा, जैसे एयर एक आपका मीडियम होता है और वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम और एयर दोनों ही सेम चीज़ें हैं लगभग, मान के चलिए, क्योंकि इन दोनों में ही एयर और वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है वो सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये आपको हेल्प करेगा। तो वैक्यूम या एयर में लाइट की स्पीड जो होती है वो इतनी होती है। और इसके अलावा और कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं, वाटर भी एक तरह का मीडियम होता है, ग्लास भी आपका एक मीडियम होता है। इसके अलावा जो पेट्रोल, कैरोसिन जो भी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें जिस पे लाइट जो हो वो ट्रांसपेरेंटली फ्लो हो सके, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम ही क्या होगा आपका, वो आपका एक मीडियम होगा। तो मीडियम आप समझ गए होंगे कि जैसे एयर, वैक्यूम, वाटर, ग्लास, ये सारी चीज़ें मीडियम में ही आती हैं। और रिफ्रैक्शन का आप यहाँ पे आप मीनिंग फिर से समझिए। जब कोई लाइट रे, यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि आपकी एक ग्लास की, मान लीजिए, जार बनी हुई या फिर एक ग्लास का एक सेटअप है। ठीक है, ये आपका ग्लास यानी कांच है और ग्लास के ऊपर वाली जो सेटअप होगी वो एयर होगी। तो जब कोई लाइट रे एयर वाले मीडियम से ग्लास के मीडियम में आ रही है तो यहाँ से बेंड हो जा रही है। तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बेंडिंग हो जाना, उसे ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट जो हो वो वापस चली जाए, यानी जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है और वो वापस ना जा कर के उसी दूसरे मीडियम में ही चली जाती है तो वहाँ पर जो होता है रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशंस भी हम पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए आपको याद करने हैं। ठीक है, refraction of light means the bending of light when it goes from one medium to another medium obliquely is called refraction of light। obliquely का मतलब एक ऐसा मीडियम जो कि जिसमें हमें चीज़ें दिखती हों। ठीक है, तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, ये आपकी एक ग्लास, मान लीजिए एक सेटअप है ग्लास का, और यहाँ पर
एयर से ग्लास पे जब कोई लाइट रे फॉल कर रही है तो वो उसी एक मीडियम से ये दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है और ये वापस नहीं गई, ठीक है। अगर ये एयर से एयर में ही रहती तो ये वापस चली जाती, बट यहाँ पर लाइट जब एयर से ग्लास में एंटर की है तो वापस नहीं जा रही है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो लाइट रे है देन अगेन एयर में एंटर कर रही है। तो इस तरह से ग्लास में और फिर एयर में ट्रेवल करने के कारण लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन मिल गई। यहाँ पर आप एक और शब्दों में बोल सकते हैं कि व्हेन द लाइट रेज आर ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम हैविंग सेम डेंसिटी थ्रू आउट। अगर कोई लाइट रे जैसे एक ही मीडियम में है तो पूरे टाइम में उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, जबकि इफ़ हाउएवर द लाइट रेज आर ट्रेवलिंग अनदर मीडियम द रेज चेंज देयर डायरेक्शन, या फिर वो बेंड हो जाती है एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। यहाँ पर जो भी लाइट रे आपकी ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, तो जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो एकदम एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर ही वो क्या करती है, जिस बाउंड्री पे वो एंटर की है वहीं से वो बेंड हो जाएगी, ठीक है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको समझने हैं। देखिए, जैसे अगर कोई लाइट रे है हमारी, ठीक है, वो क्या कर रही है, आ रही है, और जब वो कोई लाइट रेज आती हैं तो आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन में कि इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मीडियम हमने चेंज किया है, एयर और ग्लास लिया है, तो यहाँ पर लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो इसकी वजह से अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा बल्कि रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और लाइट रेज जो होंगी वो दूसरे मीडियम में चली आएगी। तो अब यहाँ पर जिस एंगल से लाइट रे इंसिडेंट की है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से, और जिस एंगल पर हमारी लाइट रे रिफ्रैक्ट कर रही है वहाँ पर बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपने ये चीज़ पढ़ा है कि जब भी एंगल बनती है तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में या फिर नॉर्मल और रिफ्रैक्शन के बीच में ही, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल होगी वो इस प्लेन पर नहीं बल्कि इन मिरर नॉर्मल और जो आपकी इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन उन दोनों के बीच में बनेगी। तो ये पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देन यहाँ पर द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट हेयर in the refraction of light the angle of incidence is not equal to the angle of refraction। ओके, आपने अभी रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर में अभी पढ़ा है टॉपिक, तो उसमें आपने देखा था कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम होती थी, बट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा कि आपको इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन जो है वो सेम मिल जाए। तो यहाँ पे क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है इस वजह से यहाँ पर आपका आई और आर की वैल्यू कभी भी इक्वल पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर इक्वल हो जाएगी तो वो मीडियम हमारा एक ही होगा तभी ऐसा हो सकता है, और अगर एक मीडियम होगा तो वो रिफ्रैक्शन नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन होगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पे कुछ और बातों को समझते हैं। तो अभी आपने जैसे कि समझा, मैंने आपको एक चीज़ बताया कि लाइट रेज क्या होती है, जैसे एयर, वैक्यूम, वाटर, ग्लास, ये सारी जो हैं आपकी मीडियम है। इस मीडियम में ही एक वर्ड आप सुनेंगे रेयरर मीडियम और एक वर्ड आप सुनेंगे डेंसर मीडियम। ये रेयरर और डेंसर क्या है कि जब हमारी लाइट रे बहुत ही ईजिली फ्लो कर जाए, उसको ट्रैवल करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसे हम रेयरर मीडियम कहते हैं, और जिस मीडियम में लाइट रे ईजिली फ्लो नहीं होती है उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। जैसे अगर मैं एयर और वाटर का कंपैरिजन करूँगी तो एयर जो है आपकी रेयरर मीडियम होगी और वाटर आपकी डेंसर मीडियम होगी, क्योंकि एयर में फ्लो करने के लिए जो लाइट रे होगी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वाटर के कंपैरिजन में। और अगर मैं यहाँ पर डेंसर मीडियम की बात करूँ तो आपका एयर रेयरर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए दो अलग मीडियम लेती हूँ, एक वाटर और एक ग्लास लूँगी, तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ कि कौन सा रेयरर और डेंसर होगा, तो यहाँ कंपैरिजन करके देखेंगे तो वाटर आपका रेयरर मीडियम हो जाएगा और ग्लास आपका डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि वाटर में थोड़ा ज़्यादा ईजिली फ्लो होता है ग्लास के कंपैरिजन में आपकी लाइट रेज, इस वजह से यहाँ पे रेयरर और डेंसर मीडियम कहा जाता है इसको। तो आप रेयरर और डेंसर मीडियम की डेफिनेशंस देख लीजिए।
आपका और भी क्लियर हो जाएगा। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा होगी लाइट, आसानी से फ्लो होगी, आर कॉल्ड रेयर मीडियम। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस आर कॉल्ड डेंसर मीडियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा मीडियम जिसमें जो लेस हो, लाइट की स्पीड कम हो जाए उसे डेंसर, और जिसमें मोर ज़्यादा हो जाए उसे रेयर मीडियम कहते हैं। अब आपको यहाँ पे एक ज़रूरी बात बताऊँगी, इसे नोट करने से पहले आप समझ लीजिए, फिर क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट है आपका कि जब कोई लाइट रे आपकी, सपोज मान लीजिए ये आपकी एयर है और आपकी ये ग्लास है, यानी ये आपका क्या है, रेयर मीडियम है, और ये आपका क्या है, डेंसर। ठीक है, आपका डेंसर मीडियम है। तो जब कोई लाइट रे, यहाँ पर आप एक नॉर्मल को सपोज कर लेंगे, जैसे आपने नॉर्मल समझा था ना, आपका ये जो नॉर्मल होता है, ठीक है, तो लाइट रे क्या करती है, जब यहाँ पर फॉल करेगी तो आपका जब ये इंसिडेंट रे आ रहा है तो एयर से आपका ग्लास में एंटर कर रहा है, तो आपका ये डेंसर मीडियम है, ये आपका ग्लास, और एयर रेयर मीडियम है। तो जब कोई लाइट रे, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई लाइट रे आपके ये जो है नॉर्मल, ठीक है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्योंकि उसे ट्रेवल करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, यानी लाइट की स्पीड कम हो जाती है, इस वजह से लाइट सीधी ना जा कर के वो अपने नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो ये आपका एक फर्स्ट रूल है। ठीक है, जब कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की साइड में बेंड्स हो जाती है, यानी टुवर्ड्स नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाती है। और इसका जस्ट अपोजिट, जब कोई आपकी लाइट रे, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने ऊपर ग्लास रखा है और नीचे एयर रखा है, तो अगर कोई आपकी लाइट रे, अब यहाँ पर आपका ग्लास डेंसर होगा और एयर आपका रेयरर होगा, ठीक, तो आपकी लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, तो क्योंकि वो बहुत ही ईजिली फ्लो होती है, इस वजह से वो अब इस तरह से ना जा कर के थोड़ा नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये आपकी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जब रेयरर से डेंसर में लाइट रे जाती है तो नॉर्मल की साइड मुड़ जाएगी, और जब आपकी डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। यहीं पर आपको मैं यही रूल दोनों बता रही हूँ, तो इसे आप नोट कर लीजिए कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी आप इस डायग्राम से समझिए, जब आपकी लाइट रे क्या कर रही है, रेयरर मीडियम, एयर आपका रेयरर मीडियम है, ग्लास आपका डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये क्या करती है आपकी, ये आपकी नॉर्मल है। ठीक है, आपकी लाइट रेस कैसी जानी चाहिए थी, जो आपकी लाइट रेस थी उसे ऐसे सीधे जाना चाहिए था ना, इधर साइड में, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन वो इधर ना जा करके इधर मुड़ जा रही है, इस वजह से आपका क्या है, रेयरर से डेंसर जाने का रूल है। ठीक है, ऐसा ही होता भी है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता है। और व्हेन अ लाइट रे when a ray of light goes from a denser medium to rarer medium, it bends away from the normal at the point of incidence। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, बेंड अवे हो जाती है। ओके, यहाँ पे देखिए, वैसे तो लाइट रे ऐसे आ रही है ना आपकी, इधर से इधर आ रही है, किसी एंगल पे आ रही होगी, ठीक है, तो लेकिन वो इधर ना आकर के इधर मुड़ गई है, तो वो इधर नॉर्मल से क्या हो गई है, दूर हो गई है, तो नॉर्मल से क्या हो गई है, अवे हो गई है। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, डेंसर से रेयरर का ये रूल है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, आपने यहाँ पर आपने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, और रिफ्लेक्शन के बाद आपने उसकी डेफिनेशन देख ली, और देन कुछ आपने रूल पढ़ लिए। अब आपका यहाँ पे टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये क्या है, इसे आप समझिए। चलिए एक बार समझते हैं इसका डायग्राम बना के। जैसे क्या है कि मान लीजिए कि आपकी लाइट रेज हैं, ठीक है, फॉल कर रही है एक ग्लास स्लैब में। पहले हम एक ग्लास बना लेते हैं, ऐसे ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर साइड का, ऐसे करके यहाँ पर आप ये ग्लास स्लैब बना लीजिए। फिर क्या है, ये आपका ABCD नाम का एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, फिर क्या है कि आपकी लाइट रे, जैसे ये नॉर्मल है आपकी, आप इसको नॉर्मल जो है इमेजिन कर लेते हैं, आपने पढ़ा है नॉर्मल के बारे में रिफ्लेक्शन वाले में। तो यहाँ पर आपकी क्या है कि ये जो ग्लास होगी वो क्या होगी, आपकी डेंसर मीडियम होगी। ये लाइट रे आपकी एयर से, यहाँ पर क्या है, ये भी आपका एयर है,
ठीक है। ये आपका रेयरर मीडियम है और फिर डेंसर है, फिर से रेयरर मीडियम है, यानी यहाँ पर आपके देन एक मीडियम के बाद फिर दूसरा मीडियम है। तो अब क्या है, आपकी लाइट रे जैसे क्या करती है कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में आती है तो अपनी लाइट क्या करती है, उसमें ट्रेवल करती है। लेकिन क्योंकि ये डेंसर मीडियम है तो इस लाइट रे जो होती है वो आपकी, वो क्या है, उसको जाना तो इस डायरेक्शन में चाहिए था, लेकिन अब वो क्या करती है, इधर मुड़ जाती है, इधर साइड में मुड़ गई। ठीक है, तो ये नॉर्मल की साइड में क्या हो गई है, मुड़ गई है आपकी लाइट रे। तो ये आपका जो इंसिडेंट रे है और यहाँ पर ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे है तो अब ये एंगल इसके साथ और इसके साथ बनाएगा। तो यहाँ पर आपका इंसिडेंट एंगल 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टेड एंगल 2 हो जाएगा। एंगल ये भी आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, देन आपकी फिर से ये लाइट रे आपकी अब ग्लास से एयर में जा रही है। तो अब ग्लास से एयर में जा रही है तो आपका यहाँ पर भी एक इमेजिन करिए कि एक नॉर्मल होगा और नॉर्मल से अब ये तो लाइट रे आपकी डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो रेयरर डेंसर से रेयरर में जाते समय लाइट रे को क्या करना चाहिए था, वैसे तो इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, सीधी, लेकिन डेंसर से रेयरर में जाने के कारण ये आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो नॉर्मल से क्या हो गई है, ये दूर हो गई है। तो अब ये जो आपकी रेज आ रही थी ये आपकी पैरेलल थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये लाइट रे का इस तरह से ट्रैवल करने का क्या होता है, तरीका होता है। देखिए कैसे बेंड हुई, ऐसे बेंड हुई, फिर ऐसे बेंड हुई, फिर ऐसे बेंड हुई। आपने ये प्रैक्टिकल करके कई बार देखा होगा। जैसे आप ग्लास का टम्बलर ले लीजिए, जैसे जैसे आप कांच का ग्लास कहते हैं, उस पर अगर आप इस तरह से पेंसिल डालिए तो देखेंगे उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, या फिर आप पेन डाल कर देखिए तो भी ऐसा होता है। और जो स्विमिंग पूल होती है उसकी हाइट हमको कम दिखती है क्योंकि वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। वहाँ पर भी यही रीज़न है, क्योंकि सन की रेज जब लाइट पे पड़ती है वाटर पे तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होने की वजह से लाइट रेज जो होती है वो मुड़ जाती है और हमको जो है पुल का जो साइज़ है वो छोटा दिखता है। ठीक है, यानी लगता है कि वाटर इसमें कम है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का ऐसे ही सेटअप होगा। तो आप इस सेटअप को पहले देखिए, यहाँ पर जो हमने बनाया है इसी से हम समझ लेंगे। इसकी नेमिंग आप ऐसे कर सकते हैं। तो कैसे इसकी आप नेमिंग करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान ध्यान दीजिए, जो रे आपकी आई है उसे आप इंसिडेंट रे कहेंगे और जो रिफ्रैक्ट कर रही है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, और जो रे आपकी रिफ्रैक्शन से वापस आपकी जा रही है उसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं। ये आपकी इंसिडेंट रे है पहली वाली, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और ये आपकी इमर्जेंट रे है ये वाली। ठीक है, अब आपकी ये जो इमर्जेंट रे होती है इस वाले को जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। वैसे तो ये इंसिडेंट रे का ही तो डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे आपकी इसी डायरेक्शन से आनी चाहिए थी, लेकिन वो आ नहीं रही है भले इस डायरेक्शन, क्योंकि वो रेयर से डेंसर फिर डेंसर से रेयर ऐसे हो रही है, इस वजह से ये डायरेक्शन इसका मुड़ जा रहा है। लेकिन आपका डायरेक्शन एग्जैक्टली तो यही था। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो इमर्जेंट रे होती है ये वाली आपकी, ठीक है, वो इस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। ये क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, हम अभी आपको समझाते हैं। कि यहाँ पर ये जो आपका जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, मैंने यहाँ पे PQRS लिया है। तो जो PQ पॉइंट पर जिस जगह पर यहाँ मीडियम चेंज होता है वहीं से एंटर करती है लाइट रे, तो यहाँ पर सेम जिस एंगल से वो एंटर करती है उसी एंगल से वो बाहर निकलती है। तो इक्वल एंगल होने की वजह से, भले ही वो साइन में अपोजिट हो, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जिस ये जो रेज होती है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका I1 और R1 एंगल बनता है, यहाँ पर I2 और R2 बनता है। ऐसे ही आप बहुत सारा मीडियम रख सकते हैं। फिर इसके आगे आप यहाँ पर दूसरा मीडियम रख सकते हैं, या देन अगेन आप ग्लास का ही रख सकते हैं मीडियम। तो आप देखेंगे फिर से रिफ्रैक्शन होगा आपका। तो ये प्रोसेस होता रहता है। और यहाँ पर जो आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसे हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मीन्स पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ रे ऑफ लाइट कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ये किस पर डिपेंड करता है, ये आई यानी इंसिडेंट पे डिपेंड करता है, और ये थिकनेस कैसी है आपकी, ये जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये अभी हम जस्ट कुछ देर में पढ़ने वाले हैं।
तो ये जो आपने किया है इसको आपको वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एट ओ पॉइंट पर द लाइट हैज एंटर्ड फ्रॉम एयर टू ग्लास। ठीक है, ये एयर से ग्लास में आ रही है। द लाइट रे हैज़ बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब आपने ये चीज़ पढ़ा है कि लाइट रे क्या होती है, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर या बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ लिखी है, आपकी जो एनसीईआरटी है उस पर ये पॉइंट्स लिखे गए हैं, यहीं से हमने उस नोट्स को कवर किया है। ठीक है, तो एट ओ डैश, यहाँ ओ डैश पर देखेंगे द लाइट हैज़ एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, द लाइट रे हैज़ बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपको पता है ना कि नॉर्मल से बेंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो रेयर डेंसर से रेयर में आ रही है, फिर से ये ग्लास से आपकी जो है यहाँ आ रही है। फिर ओ इज द इंसिडेंट रे है एंड ओ डैश, ये जो आपका ओ है और ये जो ओ डैश है ये आपका क्या है, ये ओ डैश इज द आपका क्या है यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जस्ट देखा यहाँ पर कि आपका जो ओ डैश बी है इज द इमर्जेंट रे। ये जो आपका ओ डैश बी है यहाँ पर इस पॉइंट पे जो ओ डैश और ये जो बी है ये आपका क्या है, इमर्जेंट रे है। ठीक है, इसे इमर्जेंट रे कहते हैं। तो इस तरह से क्या है, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे पैरेलल होती है किसकी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है, तो रीज़न ये है बिकॉज द एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल पी क्यू एंड सी डी ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। जिस जगह पर वो हमारी ग्लास स्लैब पे लाइट एंटर करती है और बाहर निकलती है, वहाँ से डायरेक्शन जो होता है वो सेम और अपोजिट होता है। ठीक है, इसी रीजन से दोनों लाइट रेस पैरेलल होती हैं। सो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट्स पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इस तरह से जब रिफ्रैक्शन कब होता है, जब आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब कुछ इफ़ेक्ट्स देखते हैं हम रिफ्रैक्शन का, जो आपके डेली लाइफ में होता है। सबसे पहले जैसे आपने स्टार्स को देखा होगा कि वो ट्विंकल क्यों करती है, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पे। द स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल ऑन अ क्लियर नाइट। जैसे तारे जगमगाते हैं एकदम, जैसे बहुत अच्छी सी नाइट होती है जिसपे बादल बादल नहीं है, उस नाइट में आप देखेंगे आपको तारे बहुत अच्छे से चमचमाते हुए एकदम जगमगाते हुए दिखते हैं, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपने कोई स्टिक ले लिया, ठीक है, A stick or normal pencil in water appears to be bent at the water surface. वाटर की सरफेस पर वो बेंड होते आपको दिखेगा। आप देखे होंगे कि जैसे अगर आपकी मान लीजिए एक आपका ऐसे क्या है ग्लास है, ठीक है, और उस ग्लास पर आप जब कभी वाटर पर जब एंटर कराते हैं एयर, आप एयर से जब ग्लास पे गई तो यहाँ पर लाइट रेज जब आपकी बेंड तो होगी, क्योंकि डेंसर में जा रही तो इधर हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो आप देखेंगे पेंसिल का जो इमेज होगा वो कुछ अलग सा दिखता है, थोड़ा सा टेढ़ा सा दिखता है, तो वो इस रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ऐसे ही अ पूल या फिर स्विमिंग पूल भी आप कह सकते हैं। अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप एंड देन इट एक्चुअली इज। वो जितना गहरा होता है हमको उससे ज़्यादा ही वो गहरी चीज़ें दिखती है। मतलब लगता है कि पानी कम गहरा है, लेकिन अब उसमें पानी में उतर कर देखते हैं तब पता चलता है कि वो ज़्यादा गहरा है। तो ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, a lemon kept in water in a glass appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides। जब आप किसी भी लेमन को वाटर में देखेंगे तो उसकी एक्चुअल साइज से वो काफ़ी ही क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स जो हैं आपकी रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने रिफ्रैक्शन का लॉ पढ़ा था, अब आप रिफ्रैक्शन का भी लॉ पढ़िए। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने रिफ्रैक्शन में देखा था वो सेकेंड रूल वो यहाँ पर सेम होगा कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि आपकी ये जो आपकी रेज होती है, इंसिडेंट रे भी और रिफ्रैक्टेड रे भी, ये तीनों एक ही प्लेन पर होती है। ठीक है, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट है, रिफ्रैक्टेड, तीनों एक ही प्लेन पे होती है। फर्स्ट रूल तो आपका कॉमन रहेगा दोनों में। ठीक है, सेकेंड रूल आपका कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से। ये जो आपका सेकेंड रूल होता है ना, सेकेंड लॉ, इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ या अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, इसे हम कहते हैं क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन
sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction is constant for a given pair of media, या फिर आप इसे मीडियम भी बोल सकते हैं। यानी जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में जो साइन का रेशियो होता है, साइन कॉस टेन आपने जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है वही वाला साइन है ये, उसका जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी आप इसको साइन आई अपॉन में साइन आर लिखेंगे, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, स्नेल्स लॉ में। तो आपका ये इतना क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, आपको इतना लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में इतना भी और लिखना पड़ेगा जहाँ पर आपका ये 3 नंबर का या तो आता ही ज़्यादातर, ठीक है। तो इसी में क्या होता है कि ये जो आपका साइन आई है और ये जो आपका साइन आर है, इनके रेशियो को हम जो कांस्टेंट कहते हैं ना, इस कांस्टेंट को हम एक वर्ड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई और साइन आर, इन दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ का मतलब ये जो कांस्टेंट है इसका जो वैल्यू होगा वो इस रेशियो के बराबर होगा। यानी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो द वैल्यू of constant sin I upon sin R of for a ray of light passing from air into the particular media is called refractive index of that मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है फ्रेंड्स, उसे आप जो ये कांस्टेंट है इसे आप या तो स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये म्यू आप जो है मैग्नेटिक वाले चैप्टर में देखेंगे। इस म्यू का मतलब होता है कि ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो एक ये आपका फॉर्मूला बना। तो अब आप ये टॉपिक देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आपका जो है ये आपका जो स्नेल्स लॉ है उससे तो फाइंड किया ही जाता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका मान लीजिए कि एंगल हमें नहीं पता है कि कितने एंगल पर आपका इंसिडेंट हो रही है रे और कितने पर रिफ्रैक्ट हो रही है, तो हम उस पर क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ होता है। तो वो क्या होता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर आप पहले उसका मीनिंग समझ लीजिए कि क्या होगा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कैन ऑल्सो बी रिटेन एज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन टू मीडियम। जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, ये ज़रूरी नहीं है हमें एंगल्स दिए हों क्वेश्चन में। अगर सपोज़ हमें एंगल का वैल्यू ही नहीं दिया है, हमें कुछ और चीज़ गिवन है जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसे आप एक बार समझ लीजिए। जैसे क्या है, ये आपका एक मीडियम है, ठीक है, मीडियम 1 है एयर, ओके। देन आपका ये क्या है, ग्लास जो है वो दूसरा मीडियम है, मीडियम 2 है। तो जब आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी लाइट में कुछ स्पीड रही होगी। लाइट की जो स्पीड होती है वो एक मीडियम में कुछ और रहेगी और दूसरे मीडियम में कुछ और हो जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है रेयरर से डेंसर में जाने पर उस लाइट का तो बेंडिंग होता ही है, साथ में रेयरर में जो लाइट रे होती है बहुत ईजिली फ्लो होती है, उस स्पीड उसकी मोर होती है ज़्यादा, और आपकी जो डेंसर मीडियम में स्पीड उसकी लेस हो जाती है। तो स्पीड यानी कि उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इस वजह से जब लाइट रे आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उनके स्पीड्स का जो रेशियो होता है उसे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहते हैं। तो अगर आपका ये एंगल नहीं गिवन है, आपका स्पीड दिया हुआ है, तब भी आप वहाँ पर क्या लेट करेंगे, मानेंगे, आप उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहेंगे। उसका फाइंड करेंगे वैल्यू कैसे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आपका एक मीडियम 1 है, दूसरा आपका मीडियम 2 है। एक मीडियम 1 में एयर है और मीडियम 2 में आपका ग्लास है। तो आपको भी पता है ये आपकी कैसी है, ये आपकी रेयरर मीडियम है और ये आपकी क्या है, डेंसर मीडियम है। तो इस तरह से आपकी क्या होगी, वैसे तो इस लाइट रे को जो है इस तरह से फॉल होना चाहिए था ना, ऐसे आना चाहिए था, इस तरह से सीधा सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन आपकी लाइट रे बेंड हो गई बिकॉज ये रेयरर से डेंसर में आ रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अब आपकी एंगल ना दे करके क्वेश्चन में अगर आपका स्पीड देगा तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे फाइंड करेंगे। तो V1 और V2, ठीक है। सपोज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज V1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज V2, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी V1 अपॉन V2,
ओके तो वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे। लेट कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2, लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय n/1। अब देखिए मैं आपको सिखाती हूँ यहाँ पे लिखने का तरीका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अगर मान लीजिए आपका दो अलग अलग मीडियम है, अभी मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मीडियम 1 में आपका एयर ही होगा, ज़रूरी नहीं है। अगर कभी कभी मीडियम 1 आपका मान लीजिए ग्लास है और मीडियम 2 आपका एयर है, तब आप क्या करेंगे, उसको कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका आप समझिए। इसको ऐसे लिखा जाता है, अगर आपका v1/v2 लिखा है तो आप ये जो 2 वाला हिस्सा है ये पहले लिखेंगे और 1 वाला आप जो है उसके बाद लिखेंगे। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन टू मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है, मीडियम 1 से मीडियम 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू मीडियम 2। और इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, मीडियम 2 से मीडियम 1, और इसे पढ़ेंगे मीडियम 1 से मीडियम 2, यानी उल्टा, ठीक है। यहाँ पर आप जो n21 और n12 देख रहे हैं ये ऐसे लिखा जाता है, v1 है तो पहले 1 लिखेंगे, ये v2 है तो ये पहले 2 लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे मीडियम आप चेंज कर लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए रेशियो आपका अलग अलग दिया है, तो वैसे मीडियम 1 ऊपर हो जाए और मीडियम 2 नीचे हो जाए तो आप n21 लिखेंगे, और अगर मीडियम 2 आपका ऊपर हो जाए और मीडियम 1 नीचे हो जाए तो आप n12 लिखेंगे। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका है। और ये आपकी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 1 और मीडियम 2 में, v1/v2, ये v2/v1 है। तो v2/v1 है तो इसे आप ऐसे लिखेंगे और इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप समझ गए होंगे तो इस पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको आप अपने नोट्स पे बना लीजिए। अब हम आगे की बातें करते हैं। आगे में क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड कर रहे हैं, तो अगर आपका ये जो मीडियम 1 है, अगर ये मीडियम 1 ऑलवेज एयर या वैक्यूम हो, ठीक है, सिर्फ एयर और वैक्यूम हो, तो हम इस मीडियम 1 को क्या करते हैं, इसकी स्पीड को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं, या फिर इसकी स्पीड को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो है मान के चलते हैं कि ये फिक्स है। क्योंकि आपने पता है, ये चीज़ पढ़ा है ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज ऑलवेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये फिक्स हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ हमें किसका निकालना होगा, मीडियम 2 का ही निकालना होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर यहाँ पर फिक्स है, अगर मीडियम 1 में आपका एयर या वैक्यूम में से कुछ भी है, तो इस टाइप के जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप फाइंड करेंगे उसे आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो यहाँ से आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी मिल गई। क्या हो गया, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज कंसीडर्ड टू बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। इसे हम कैसे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसे ऐसे पढ़ते हैं कि मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, मीडियम 1 या 2 जो भी है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जैसे यहाँ पर आपका है, जैसे इसे आप कैसे पढ़ेंगे, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ऐसे यहाँ पर आपका क्या है, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एयर, यहाँ पे एयर है, ठीक है। तो इफ़ मीडियम 2 इज़ ग्लास, ज़रूरी नहीं है ग्लास, वाटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एयर और वैक्यूम को छोड़ के तो हम उसे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, अगर ग्लास का अगर निकाल रहे हैं तो Ng लिखेंगे, वाटर का निकाल रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Nw लिखेंगे, पेट्रोल का निकाल रहे हैं तो Np लिखेंगे, कैरोसिन का निकाल रहे हैं तो Nk लिखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अगर एयर में सिर्फ एक आपका एयर है और दूसरा आपका कोई भी मीडियम होगा, तो आप वहाँ पर जो भी मीडियम है उसके लिए सिर्फ लिखेंगे, 1 वाले को आप नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि 1 वाला वो फिक्स हो गया ना, क्योंकि वो उसका 3 × 10⁸ होता ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो इफ़ मीडियम 2 इज any medium, it is represented as nm, where m is the any medium 2, ठीक है, मीडियम 2 कोई भी हो सकता है। तो nm मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम,
तो यहाँ पर आप वैसे भी VM भी लिख सकते हैं, यानी ये कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास, वाटर, एयर, ठीक है, एयर नहीं सॉरी, ग्लास, वाटर, कुछ भी। तो इस तरह से C/V। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को आप C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आपका एक फॉर्मूला बना है, NM = C/M, एंड वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम विच इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, एनी मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसमें से हम पहले एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करते हैं, फिर एक क्वेश्चन दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लीजिए, अच्छा सिंपली आप इसका फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, ठीक है, N = C/V, ठीक है, N = C/V वेयर N इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ओके, ये आप लिखेंगे। तो अब आप यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर आपका इंसिडेंट एंगल 60 है और रिफ्रैक्टेड एंगल आपका 30 दिया हुआ है, मीन्स एंगल, क्वेश्चन आपका होता है साइन I अपॉन में साइन R होता है, ठीक है। तो आपकी साइन I की वैल्यू 60 दी है और R की वैल्यू 30 दी है, तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से आप यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे और साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे, देन 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ये आएगा। तो √3 को आप ऐसे लिखेंगे, 1.732 लिख सकते हैं, बिकॉज ये √3 की वैल्यू है। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऑलवेज ज़्यादातर पॉइंट में ही काउंट किया जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ऐसे, मैंने तो यहाँ 60 और 30 लिया है, ज़रूरी नहीं है, आपको हो सकता है कि साइन 72, साइन 85 कुछ भी दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको उसकी वैल्यू दे देगा। जैसे साइन 72 दे दिया तो उसकी वैल्यू गिवन दे देगा, तो बस आपको उसका जो वैल्यू दिया है उसे डिवाइड करके आंसर निकालना होगा, और वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जैसे दिया है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास, अब यहाँ पर क्या है कि आपको ग्लास की जो होगी वो स्पीड फाइंड करनी होगी, यानी आपको, अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, आपको C की वैल्यू दे दिया है, ठीक है, अगर नहीं देता तो आपको याद है वैसे भी, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का, यानी NG की वैल्यू दी गई है। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, यानी स्पीड V और G, VG मीन्स V फॉर स्पीड हो जाएगा और G फॉर ग्लास, तो ग्लास के लिए स्पीड VG को आप डिनोट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2, तो यहाँ मीडियम 1 में आप ऑलवेज क्या रखेंगे, अगर दिया है वैक्यूम और एयर तो एयर और वैक्यूम को ही रखेंगे ऊपर में, ठीक है, नीचे आप किसको रखेंगे, जो भी दूसरा मीडियम है। तो ग्लास को आप यहाँ रखिए, क्योंकि ग्लास दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका दिया हुआ है वैल्यू ये, और आपको VG फाइंड करना है, और यहाँ पे M1 इसका दिया हुआ है वैल्यू, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देन सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करें थोड़ा सा NCERT से, तो NCERT में आपका एक क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ NW = 1.33, इसका मतलब आपने क्या समझा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज NW 1.33, ठीक है, वाटर के लिए NW लिख देंगे। तो इसका मतलब होता है, दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं ना NW = C अपॉन में, अब वाटर के लिए निकाल रहे हैं तो आप क्या निकालेंगे, VW लिखेंगे। तो यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या दिया है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू 1.33, इसकी वैल्यू कितना है 1.33। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इनका रेशियो है 1.33। तो ऐसे ही आपका यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा है कि सिमिलरली अगर आपका NG = 1.52 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आपका रेशियो दिया है 1.52। एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इसकी मीनिंग क्या होगी फ्रेंड्स, इसकी मीनिंग होगी आपकी D = C/VD, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के लिए, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। तो आप इसका मीनिंग यही होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये गिवन है आपका 2.42, मीन्स दिस इज द रेशियो ऑफ
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.42। तो इसका मीनिंग ये हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिक्वली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल, व्हाई? तो आप यहाँ से पूछा जा रहा है कि जब आपकी लाइट रे वाटर एयर से किस पे एंटर कर रही है, आपकी वाटर पे, तो आपकी जो रे होगी वो क्या होगी, बेंड्स होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे फॉर द नॉर्मल। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि क्या हो जाएगी, आपकी ये नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाती है ना, ठीक है। तो आपके नॉर्मल साइड में बेंड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये आपका डेंसर मीडियम होगा, ये वाटर एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन आपका कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पहला दिया क्या है इसमें कि स्पीड ऑफ लाइट इन क्या दिया हुआ है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मींस एन दिया हुआ है, वो भी किसके लिए, ग्लास के लिए, यानी एन जी आपका दिया हुआ है 1.50। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास पे पूछ रहा है आपका क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी की वैल्यू 3 × 10⁸ दिया है। अगर नहीं दिया होता तो भी कोई बात नहीं, हमें आता है, हम इसको लिख सकते थे। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एन जी = C/VG। तो एन जी दिया 1.50 और सी आपका कितना दिया हुआ है 3 × 10⁸ और वी जी आपको फाइंड करना है। देन इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ये क्रॉस होगा ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.50। तो आपका पॉइंट लगा हुआ है, तो आप एक यहाँ पे पॉइंट को हटा करके इस पे डबल ज़ीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही डबल ज़ीरो लगाएंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 5 × 2 = 10 हो गया। और इस तरह से आपका सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। यूनिट लिखनी ज़रूरी है उसकी, क्योंकि ये इसकी स्पीड हो गई लाइट की, ठीक है। अरे लाइट की किस में, ग्लास में। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इसका क्वेश्चन पूछा है ना स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2 × 10⁸। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो पहले तो आप इस चार्ट को देख लीजिए, ठीक है। इस टेबल में आपका सबकी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आपसे हाईएस्ट और लोवेस्ट का पूछा है, तो हाईएस्ट एयर का हो जाएगा और लोवेस्ट आपका डायमंड का डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट और लोवेस्ट का आंसर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन कैरोसिन, turpentine and water, in which of these does the light travel faster? Use the information from table 10.3। ओके, तो यहाँ पर आपका पूछा है कैरोसिन, टर्पेंटिन और वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मतलब टेबल को यूज़ करना है और हमें बताना है कि लाइट किस में फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। तो आपका क्या क्या बोला है उसने, आपका ये टर्पेंटीन बोला है, कैरोसिन और वाटर, ठीक है, कैरोसिन और वाटर। तो आपने ये चीज़ देखा है कि एयर जो है यहाँ पर रेयरर होगी, बट अगर हम वाटर और कैरोसिन की कंपैरिजन करेंगे तो वाटर रेयरर होगा, और ऐसे ही वाटर और इसका कंपैरिजन करेंगे तो भी वाटर ही रेयरर होगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस पे होगी लाइट की, वाटर पे ही होगी ना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो काफ़ी ज़्यादा है, इससे कंपैरिजन करेंगे तो आपका वाटर से 1.33 होता है वाटर का। तो इस तरह से आपका सबसे ज़्यादा किस पे होगा, वाटर पे होगा। ट्रेवलिंग जो वाटर पे होगा वो एयर बहुत लाइट अच्छे से ट्रेवल करेगी, ठीक है। और आपको इस टेबल में फ्रेंड्स, आपको ये लास्ट वाला, ये फर्स्ट वाला और वाटर का इतने कम से कम 3 तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लर्न कर ही लीजिए। पूरा चार्ट आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन आपको बोर्ड में दे देगा, लेकिन आपको कम से कम जो है इसका एयर का, वाटर का और इसका डायमंड का पता ही होना चाहिए। और आइस और ग्लास का भी आप लर्न कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, क्योंकि इसमें बाकी क्वेश्चन पेपर में दे देता है कि इसकी वैल्यू इतनी है, तो इसमें किस में फास्ट होगी, किस में ट्रैवल करेगी, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये तो हो ही गया है, तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेंस कैसे वर्क करती है रिफ्रैक्शन में, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।